बार भी ऐसा ही हुआ है। सवाल ये नहीं कि कौन मंत्री बना, सवाल ये है क्यों बना, किसके कहने पर बना, और सबसे बड़ा इससे किसका खेल मजबूत हुआ। क्यों एक बार फिर बिहार की राजनीति में विरासत, खानदान, पारिवारिक पहचान, एबिलिटी, ग्राउंड वर्क और जनाधार पर भारी पड़ गई। क्यों आरजेडी, जिसने खुद परिवारवाद की राजनीति देखी, शपथ लेते ही एनडीए पर टूट पड़ा। क्यों बीजेपी चुप है, जबकि पीएम खुद इस मुद्दे पर सबसे बड़े मजबूत आवाज रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार की नई कैबिनेट 2029 का रास्ता साफ कर रही है या 2025 की दबाव वाली राजनीति का परिणाम है। आज हम खोल रहे हैं नीतीश कैबिनेट के 10 परिवारवादी चेहरों का असली चेहरा, उनका राजनीतिक वजन, उनका कास्ट इक्वेशन वैल्यू और उन नेताओं की मजबूरी जिन्होंने इनको अंदर लाने का फैसला किया। इस रिपोर्ट में आपको राजनीति का वो हिस्सा दिखेगा जो पोस्टर में नहीं दिखता, जो शपथ समारोह में नहीं दिखता और जो जनता कभी जान ही नहीं पाती। शपथ खत्म हुआ, सिर्फ कुछ ही घंटों बाद आरजेडी का पहला हमला हुआ। एक्स पर आरजेडी ने पोस्ट लगाया, नई कैबिनेट में 10 मंत्री ऐसे जो पूरी तरह राजनीतिक खानदान से आते हैं। आरजेडी ने ना तो सिर्फ नाम गिनाए बल्कि राजनीतिक बायोडाटा तक चिपका दिया। मैं फला का बेटा, मैं फला की पत्नी, मैं पूर्व सांसद का पुत्र, मैं पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, और सबसे भारी लाइन, ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं परिवारवाद विरोधी प्रधानमंत्री और परिवारवाद विरोधी मुख्यमंत्री की कृपा से बिहार को परिवारवाद मुक्त बनाऊंगा। ऐसा आरजेडी के एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया। ये सीधा सीधा तंज नहीं था, ये एक रणनीति थी। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आरजेडी ने जिन 10 नामों पर उंगली उठाई, उन्हें एक एक करके समझते हैं। क्यों चुने गए, किसके कास्ट ब्लॉक को शांत करने के लिए आए, और इस परिवारवाद का राजनीतिक गणित क्या है। संतोष सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, तीसरी बार मंत्री बने हैं। हम की 5 सीटें इनकी खत्म है, लेकिन मंत्री फिर वही चेहरा। क्यों? क्योंकि मांझी की पार्टी खुद छोटी है, लेकिन मांझी का मुसहर वोट बड़ा है और चुनावों में एनडीए के लिए डिसाइसिव फैक्टर है। नीतीश जानते हैं कि मांझी अनहैप्पी हुए तो ईबीसी और महादलित बेस हिल जाएगा, इसलिए नया एमएलए नहीं, पुराना बेटा। बात करते हैं दीपक प्रकाश की, जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। ये सबसे विवादित नाम है। क्यों? क्योंकि बिना चुनाव लड़े जी शर्ट में शपथ ली, कुशवाहा की जाति राजनीति को रिप्रेजेंट करने का दावा कर रहे हैं, और पिता तो पहले से ही राज्यसभा में, मां एमएलए है और अब बेटा भी मंत्री बन चुका है। आरजेडी इसे परिवार का पूरा पैकेज बोल रहा है, लेकिन असली सच कुशवाहा का कोई भी वोट बैंक है, जो आज सबसे मजबूत ओबीसी ब्लॉक में से एक है। ये सीट खोने का मतलब एनडीए को 2029 में महंगा पड़ सकता है। अब बात करते सम्राट चौधरी की, जो डिप्टी सीएम बने हैं। ये सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं, बीजेपी का कास्ट फेस है। शकुनी चौधरी के बेटे हैं, लेकिन बीजेपी इन पर यूं ही दाव नहीं लगाती। इनका असली रोल है नीतीश को बैलेंस रखना और ओबीसी को इंगेज रखना। तो वही अशोक चौधरी का पूरा राजनीतिक परिवार पुरानी राजनीति का खिलाड़ी है। इनके पास स्थायी वोट बैंक है और नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद है। श्रेयसी सिंह, जो कि दिग्विजय सिंह की बेटी है, युवा है, ग्लैमरस है, एजुकेटेड चेहरा है, लेकिन सवाल वही फैमिली से आई है, इसलिए इनको मंत्री पद मिला। इनका असली रोल क्या है? असली रोल यही है कि एनडीए के कुलीन भूमिहार नेटवर्क को इंटैक्ट रखना। 6वें नंबर पे है नितिन नवीन, जिनके पिता पुराने विधायक रह चुके हैं। इनके शामिल होने से बीजेपी के अर्बन अपर कास्ट इक्वेशन को स्टैब्लिश हो जाएगा। लेसी सिंह, जिनके पति के पास है राजनीति विरासत, जिनकी एंट्री हर बार डिबेट लाती है, लेकिन हर बार जीत जाती है, क्योंकि भोजपुर कोसी बेल्ट में इनका प्रभाव है। एंड द लिस्ट ऑफ 10 मिनिस्टर बिकेम अ मिरर, जिसमें सवाल ये है, क्या एनडीए वही कर रहा है जिसकी आलोचना वो आरजेडी पर करता रहा है। आखिर बीजेपी क्यों चुप है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब पीएम खुद कहते हैं कि परिवारवाद लोकतंत्र को खत्म करता है, तब अपनी सरकार में इतने विरासत वाले चेहरे क्यों? जवाब सरल है लेकिन कड़वा है। बीजेपी बिहार में पावर चाहती है, परसेप्शन नहीं। कास्ट पॉलिटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकती। स्टेबिलिटी से खुद को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए फैमिली बेसिस को रिकमेंड करती है। बीजेपी ने कास्ट इक्वेशन सिक्योर कर लिया है। ये है बीजेपी की साइलेंट स्ट्रेटजी, ना बाहर विरोध ना अंदर तनाव, सिर्फ पावर बैलेंस। नीतीश उम्र, अनुभव और अलायंस पॉलिटिक्स के बीच फंसे हैं। उनके सामने 4 दबाव थे। कास्ट बैलेंस, बीजेपी की एक्सपेक्टेशन, स्मॉल पार्टीज को खुश रखना, 2019 तक स्थिरता बनाए रखना, इसलिए उन्होंने वही चुना जो मेंटेन करे। पर इसका साइड इफेक्ट परिवारवाद वाली कैबिनेट का
पासवान का बयान इस पूरी स्क्रिप्ट की स्पाइन है, क्योंकि उन्होंने कहा परिवार मौका देता है, काबिलियत आगे बढ़ाती है। ये स्टेटमेंट चिराग पासवान ने ऐसे समय पर दिया जब उनके 2 मंत्री खुद सेकंड जनरेशन से हैं। लेकिन चिराग पासवान का नैरेटिव स्मार्ट है। चिराग ने कहा कि हमारे मंत्री काम के दम पर आए हैं, नाम के दम पर नहीं। लालू परिवार सिर्फ नाम पर चलता है, काम पर नहीं। आरजेडी के 2 संजय पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सीधा राजनीतिक तीर था। चिराग एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि परिवारवाद अच्छा भी हो सकता है अगर परफॉर्मेंस हो। यही नैरेटिव एनडीए को बचाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश की नई कैबिनेट विरासत की राजनीति का नया दौर शुरू कर रही है, या बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स इतनी गहरी है कि बिना राजनीतिक खानदान किसी को मंत्रिमंडल तक पहुंचाना लगभग असंभव है। क्या आरजेडी का हमला एक जेन्युइन सवाल है, या वो भी जानता है कि बिहार की राजनीति कभी परिवार मुक्त हो ही नहीं सकती। यही है असली बहस, और आने वाले दिनों में यही बहस होगी